माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमको बिल बनाना होगा तो सबसे पहले एक्सेल के शीट को क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे और बिल के फॉर्मेट को गौर से देखेंगे कि बिल के फॉर्मेट के अंदर क्या क्या एंटिटीज है, यानी क्या क्या एंट्री करना है। उस एंटिटी को सबसे पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके हेडिंग्स वगैरह किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले बिल के फॉर्मेट में हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि बिल के फॉर्मेट के अंदर क्या क्या एंट्रीज करने हैं, ठीक है। वो एंट्रीज अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा बिल भी सही तरीके से क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर गौर से देखें हम, अगर हम इस एरिया में ज्यादातर ट्रांसपोर्टर हैं, लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी बिल क्या करना है, क्रिएट करना है। आप गाड़ी देते हो किसी कंपनी में चलने के लिए और महीने में एक बार क्या करते हो, उसको बिल सबमिट करते हो। तो जितने भी आपका बिल होगा वो सारा का सारा कंपनी क्या करता है, एक साथ कैलकुलेट करके आपको दे देता है। तो बिल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सीरियल नंबर लिखते हैं ना, कि कितने गाड़ी गया है, ये क्या करते हैं हम लोग, सीरियल नंबर लिखते हैं। हम चाहे तो ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ऊपर में हेडिंग वगैरह लिखना है इसलिए छोड़ दिए हम लोग। अगर हम बाद में भी हेडिंग एंटर करने के लिए हम यहाँ से भी स्टार्ट करें तो बाद में भी हेडिंग के लिए स्पेसेस छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर है कि उस स्पेसेस को अभी से हम लोग क्या करें, छोड़ दें। अब अगर किसी को गाड़ी देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वैन नंबर होगा, गाड़ी का नंबर जो आपने दिया है, ठीक है। सपोज कीजिए आपका 10, 20, 50, 60 गाड़ी है और आप कंपनीज को गाड़ी देते, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, ठीक है ना। तो गाड़ी जो रोड के ऊपर रन करता है वो किस बेसिस पे करता है रन, एक तो गाड़ी नंबर होता है, दूसरा किलोमीटर वाइज या डे वाइज आप गाड़ी को क्या करते हैं, उसे देते हैं भाड़े के ऊपर, ठीक है। या आपका ट्रक भी चलता है तो भी आप भाड़ा किसके बेसिस पे लेते हो, किलोमीटर के बेसिस पे लेते हो, पर किलोमीटर का चार्ज आपका क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन ये किलोमीटर हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, किलोमीटर को कैलकुलेट करने के लिए आपकी गाड़ी के अंदर मीटर लगा हुआ होता है और जिस जगह से आपका गाड़ी चलना स्टार्ट होता है वहां पर सबसे पहले टोटल कितने किलोमीटर से आपके मीटर में शो कर रहा है, इसे आप क्या करते हैं, राइट डाउन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द सोर्स किलोमीटर, ठीक है। तो सोर्स किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर एसआरसी किलोमीटर लिख रहे हैं, जिसको द सोर्स किलोमीटर, जहां से गाड़ी हमारा चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जहां तक जाएगा गाड़ी वहां तक का बिल आपको लेना है। तो जब आप गाड़ी चला रहे हो तो मीटर भी चलेगा और डेस्टिनेशन तक जब पहुंचेगा तो भी आपका मीटर एक डेस्टिनेशन किलोमीटर क्या करेगा, आपको शो करेगा। तो वी कैन राइट देन हियर डेस्टिनेशन किलोमीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा। गाड़ी जहां से चलना चालू किया वहां के किलोमीटर को आपने राइट डाउन कर लिया और गाड़ी जहां तक पहुंचा वहां के किलोमीटर को आपने क्या किया, राइट डाउन कर दिया, ठीक है ना। अब कितना किलोमीटर चला ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जहां पहुंचा है वहां में से जहां से चला था वहां के किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर हमारा गाड़ी क्या होता है, चलता है। ऐसा ही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल किलोमीटर, ठीक है। अब जब आप किसी को बिल दोगे तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपका क्या रेट फिक्स है ना। तो रेट अगर किलोमीटर के अकॉर्डिंग फिक्स है तो रेट लिख देंगे एट द रेट किलोमीटर, या रेट स्लैश देके इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, स्लैश देते हैं पर किलोमीटर, ऐसा ही होता है कुछ। अब जब रेट आप पर किलोमीटर निकालोगे तो क्या होगा, इसके बाद टोटल अमाउंट निकाल लोगे कि टोटल कितना अमाउंट हुआ, क्योंकि एक आप टोटल कितना किलोमीटर गाड़ी चलाओ ये आ गया आपके पास, रेट कितना रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप दे रहे हो वो भी आपने राइट डाउन कर दिया, तो टोटल कितना अमाउंट होगा ये टोटल में क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन गाड़ी के फील्ड में इतना ही पेमेंट हो तो कोई बात नहीं, इसके आगे भी पेमेंट होता है। सपोज करो कि आपका ट्रक का बिजनेस है और आपने ट्रक दे दिया है एक पार्टी को, उसका माल लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो जहां पहुंचा है वहां आज के आज ट्रक को क्या करना है, खाली करना है, लेकिन किसी कारणवश वो ट्रक आज खाली नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए जिम्मेदार गाड़ी का मालिक होगा। अगर वो ट्रक उसी दिन खाली हो जाएगा तो क्या होगा, उसी दिन अगर वो ट्रक खाली होगा तो क्या होगा, उसका एक दिन का पैसा क्या हो गया, वो अगर छूट जाएगा तो दूसरी जगह कमाएगा ना। लेकिन अगर किसी कारणवश आप गाड़ी को क्या कर दे, वहां होल्ड कर दिए, तो होल्डिंग चार्ज भी किसको पे करना पड़ेगा, जिस कंपनी ने उस माल को भेजवाया। अगर गाड़ी का मालिक बोलता है कि भाई अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ पर एक दिन खड़ा भी करके रखूं तो भी ड्राइवर का खर्च मुझे पे करना ही पड़ेगा, डेली जो पार्किंग का चार्ज है वो हमको पे करना ही पड़ेगा,
इसके अलावा जो हमारा मिनिमम इनकम होना था वो भी हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। तो उस केसेस में एक और अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं होल्डिंग अमाउंट। ठीक है, और ये होल्डिंग अमाउंट कौन पे करेगा, जिस पार्टी का सामान लेके ये जा रहा है। या सपोज कीजिए आपका एक छोटा गाड़ी है, छोटा गाड़ी से ही आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। आपने ड्राइवर से ये बात कर रखा कि मेरे साथ चलिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद 1 घंटे में हम रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप वहां पे पहुंचे, 1 घंटे में रिटर्न होने जैसा कुछ नहीं था, आपने उसको बोला कि आज फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो गाड़ी का जो मालिक होगा वो बोलेगा मैं होल्ड करूंगा, तो मेरा चार्ज भी क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, जिस कॉल्ड द होल्डिंग चार्ज। जो भी वो बोलेगा उसे के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम चार्ज को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तभी वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। ठीक है, यानी गाड़ी का मालिक ये कहता है कि मैं एक दिन काम करूं तो मुझे 1000 रुपए बचते हैं, तो मैं काम करूंगा, मैं रुकूंगा क्यों? इससे अच्छा आप मुझे क्या कर दो, 1000 रुपए दे दो। काट कूट के अगर मेरा 1000 रुपया बचता तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा। मैं खड़ा होकर 1000 रुपये कमा लेता हूँ, तो इसमें क्या गाड़ी के मालिक को भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और उसको गाड़ी का गाड़ी भी मिल गया। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग पोजीशन। लेकिन यहीं पर कहानी गाड़ी के फील्ड में खत्म नहीं हो जाता। इसके आगे जब आप रोड के ऊपर चलते हो तो एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोल टैक्स। हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग रिवाज है। वही वो क्या है, अगर आप गाड़ी खरीदते हो बड़ी खुशी से, तो उससे तो गाड़ी खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय में एक रोड टैक्स ले ही लेता सरकार। बोलता है कि गाड़ी का दाम अगर 50,000 है तो आपको 65,000 में मिलेगा, क्योंकि 15,000 आपको क्या करना है, सिर्फ टैक्स उसका पे करना है। जीएसटी हो गया, रोड टैक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जब आप गाड़ी पे निकलोगे, रोड से चलोगे ना, तो कहीं कहीं पर अच्छा रोड बना हुआ है, फ्लाई ओवर्स बने हुए हैं, तो वहां भी क्या करेगा, वो आपको रोकेगा, बोलेगा टैक्स लेके जाओ। और आप पूछ दे कि क्यों, टैक्स तो मैं रोड टैक्स पे कर चुका हूँ, तो क्या बोलेगा, बोलेगा हाँ आपने पे किया, लेकिन ये थोड़ा अच्छा रोड है, यहाँ आप आसानी से समय बचा के जा सकते हो, इसलिए इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोल टैक्स, है ना। और टोल टैक्स को आज के डेट में क्या वो रिचार्ज सिस्टम आके आया फर्स्ट टाइम, उसके थ्रू अब आपको रोकेगा भी नहीं। आप वो स्टिकर लगा लीजिए, आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे। और तो और उसमें सरकार ने ऑफर भी देना चालू कर दिया कि आप एक साथ रिचार्ज करवाओ तो डिस्काउंट भी दे देंगे 10% का। तो सरकार है, शायद चलिए, आप अगर कोई भी चीज खरीदते हैं उसमें तो जीएसटी पे करते ही हैं, उसके ऊपर से रोड पे चलिए तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा भी टैक्स लेने वाले रोड के ऊपर खड़े रहते हैं साइड से, यहीं पर टैक्स खत्म हो जाता है क्या, साइड में और भी लोग, ये सच्चाई है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। साइड में पुलिस वाले क्या होते हैं, खड़ी रहते हैं, तो मेरा टैक्स कौन देगा, है ना। तो इतने सारे टैक्स देने के बाद भी अगर कोई गाड़ी का मालिक बिजनेस करके कुछ कमा लेता है, तो ये उसका किस्मत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। होल्डिंग के बाद क्या करना है अपने को, टोल टैक्स। ठीक है ना, तो टोल टैक्स ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, नेट अमाउंट अब आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, नेट अमाउंट। अब ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन कर लिया, आपके हिसाब से इतना ही आपका क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल होना चाहिए। और आपको एक महीने में सपोज ये 10, 20, 50 जितने भी गाड़ी देना है, एक बिल के अंदर आप सपोज ये 10 एंट्री करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी एंट्री करना कर सकते हो, 11 12 13 14 15, मान लीजिए 15 एंट्री हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल निकलेगा ना। अब ये टोटल क्या है, एक गाड़ी का पेमेंट सीरियल नंबर 1 मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। अब देखिए गौर से, एक गाड़ी का पेमेंट सीरियल नंबर 1, वैन का नंबर इंटर करना है आपको, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग, क्योंकि वैन का नंबर थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ WB01A4212, ये मेरे ही गाड़ी का नंबर है, आप लोग केस मत दिलवाइएगा इसके ऊपर, अगर किसी का जान पहचान हो तो केस दिलवा देता है बिना बात का। ठीक है, ठीक है, तो 100 किलोमीटर क्या किया हम लोगों ने, लिख दिया। अब 100 किलोमीटर जहां से गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सपोज कीजिए गाड़ी में उस समय में 120 किलोमीटर क्या कर रहा है, शो कर रहा है, लेकिन जहां पर गाड़ी पहुंचा है, जहां पर गाड़ी आप लेके गए, वहां पर ये 210 किलोमीटर क्या किया, मीटर रीडिंग शो किया। अब हमको ये निकालना है कि टोटल कितना किलोमीटर गाड़ी हमारा चला है। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन दे देंगे यहाँ पर, और जो डेस्टिनेशन किलोमीटर है माइनस का साइन देकर जो सोर्स किलोमीटर है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो टोटल कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, 90 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है। अब जिस
को आपने भाड़ा दिया था उससे पर किलोमीटर के हिसाब से आपका क्या हुआ था, बात हुआ था कि भाई पर किलोमीटर में क्या करूंगा, आपसे कितने रुपए लूंगा, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, ये आपने रेट फिक्स करके रखा, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल जलता है और पेट्रोल पर लीटर के हिसाब से क्या होता है, कटता है। अब अगर आप एक 4 चक्का चलाते हो नॉर्मल छोटा सा, तो वो एवरेज कितना देता होगा, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ऐसे ही, इससे ज्यादा एवरेज नहीं देता है। और 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना होता है, नियर अबाउट 120 रुपया पकड़ लीजिए आज के डेट में, या 100 रुपया पकड़ लीजिए। तो अगर 10 किलोमीटर का कितना, 10 किलोमीटर चलता है आपका गाड़ी 1 लीटर में, तो आप पेट्रोल के हिसाब से आप अपना खर्च समझ लीजिए कि आपको कितना पड़ रहा है, कितना रुपया पर किलोमीटर पड़ रहा है, 10 रुपए। अब गाड़ी जो चलेगा, तो कोई ड्राइवर चलाएगा, उसका डेली का खर्चा है 10 रुपये, उसका भी पकड़ लीजिए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो कितना खर्च हो गया आपका, 20। गाड़ी चल रहा है तो कुछ ना कुछ उसके टायर घिस रहे हैं ना, उसमें 10 रुपये और पकड़ लीजिए, कितना खर्च हुआ आपका, 30 रुपये। ठीक है, रास्ते पर चल रहे हैं, फाइन, टोल टैक्स, ये सब तो टोल टैक्स तो ले, लेकिन फाइन भी आ सकता है, चंदा वाला भी रास्ते में मिलेगा कि आज पूजा है, आज ये है, कल वो है, वो भी आपको पे करना है। तो नॉर्मली जब आप एक गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर, तो पकड़ लीजिए कि 40 रुपया आपका नेट एक्सपेंसेस है, ये कभी बच सकता है, कभी जा भी सकता है। तो 40 रुपया अगर आप खर्च आपका है 1 किलोमीटर के पीछे किसी गाड़ी को चलाने में, तो आप 60 रुपए में क्या करिएगा, पब्लिक को दीजिएगा, पार्टी को दीजिएगा, 60 में, 70 में, जो भी आपका बेनिफिट रहे। ठीक है, तो आपने सपोज कीजिए पार्टी से बात किया कि मैं 60 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको गाड़ी का बुक करूंगा, दूंगा, तो यू कैन राइट देन हियर व्हाट, 60। अब आपको ये निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो इक्वल टू का साइन देंगे, 90 किलोमीटर चला है, 60 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो 90 को 60 के साथ क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल भाड़ा कितना आ जाता है। अब जहां पार्टी गया उसने होल्डिंग किया, तो 1000 रुपए और क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, और होल्डिंग नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। टोल टैक्स, आपने जितने ब्रिज क्रॉस किए और जितना टैक्स, उसका तो आज के डेट में बिल निकल जाता है, तो वो बिल आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पार्टी को। सपोज ये टोल टैक्स आपको 100 रुपीज लग गया, तो आपने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपीज डाल दिया। अब इक्वल टू का साइन देखिए, ये सभी के सभी क्या होंगे, पार्टी को बिल देना है ना, इक्वल टू का साइन देखिए क्या क्या प्लस करेंगे, टोटल को प्लस क्या कर देंगे, होल्डिंग को प्लस क्या कर देंगे, ये आपका बिल हो गया ना। ठीक है, और ये कैलकुलेशन हर एक रो में इसी तरीके से होगा, होगा ना, तो बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रैग कर देना है यहाँ पर। अब टोटल बिल क्या होगा, वो नीचे में आएगा ना, टोटल बिल कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो इक्वल टू का साइन देंगे। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, सम, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं कहाँ से कहाँ तक, नेट अमाउंट से लेकर लास्ट तक, सम कर दिया, अभी इतना ही का बिल है, कोई बात नहीं, एक ही गाड़ी है तो भी आपको बिल देना है। आपको क्या लगता है ये बिल देने से मान जाएगा, वो सरकार मान जाएगा क्या, इस बिल के ऊपर भी एक और बिल आता है, उस बिल को हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, ये वो बिल है जो पार्टी पेड करेगा, किसको, जो वैन और ऑनर है उसको, लेकिन वैन ऑर्डर ऑनर को बिजनेस करने के लिए जीएसटी पेड करना पड़ेगा, और जीएसटी वही पेड करता है जो यूज करता है, समझ में आ रहा है, दूसरा कोई पर्सन जीएसटी पेड नहीं करता है। सपोज करो आप एक टीवी अपने दुकान में बेचने के लिए लेके आ रहे हैं और आपने जीएसटी पेड किया है, तो आपने जीएसटी पेड किया, ठीक है, आपने अपने टीवी कहाँ लेके आए, दुकान में बेचने के लिए ना, तो तब तक जब तक कि वो टीवी नहीं बिका है, तब तक जीएसटी आप पेड करके आए। जैसे ये वो टीवी बिक गया, जीएसटी किसने पेड कर दिया, कस्टमर ने। ठीक है, अब वो जीएसटी जो आप पेड कर चुके, कस्टमर से वो जीएसटी ले लोगे, आपने जो जीएसटी पेड कर दिया वो सरकार से आप छोड़ के, मतलब जो दे दिया उसको हटा के, जो बचा हुआ बेनिफिट वाला जीएसटी वही से सरकार को क्या करना होता है, पे करना पड़ता है। यानी जीएसटी के फील्ड में इंड यूजर, जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ यूजर है, वही यूजर क्या करता है, जीएसटी पे करता है। ठीक है ना, तो यहाँ भी जीएसटी कौन पेड करेगा, जो गाड़ी को यूज कर रहा है, और जीएसटी कितना परसेंट है, मान लीजिए 18%। तो यहाँ पर दो तरीके का जीएसटी आता है। ठीक है, जीएसटी को दो पर्टिकुलर पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक जिसे हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी। ठीक है, जो सीजीएसटी, अगर 18% कोई जीएसटी पेड होता है, उसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कितना परसेंट, 9% किसका हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और एक होता है एसजीएसटी, एट द रेट कितना परसेंट, 9%। ये जो 18% आते हैं ना, ये दोनों ही सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिल मार के खाता है। ठीक है ना, 9% कौन ले लिया,
सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% कौन ले लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, तब जाके 18% होता है, ठीक है। तो ये जो 18% है, 9%, ये किसके ऊपर जाएगा, ये अमाउंट जो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड हो रहा है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन दे देंगे, और ये जो अमाउंट यहाँ पर है इसी का कितना परसेंट, 9% का मतलब क्या होता है, 9/100 इंटरेस्ट की पेड कर दिए। 5,000 के बिल में 945 रुपया कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और 945 रुपया कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, समझ में आ रहा, बहुत महंगा पे करते हैं आप लोग, शायद, चलिए कोई बात नहीं, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता मैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं और क्लिक करते हैं, इससे इंटू 9/100। अब आता है एक्चुअल अमाउंट जो आप पेड करोगे उसको, ठीक है। अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहो तो लास्ट में ऐड कर सकते हो, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने चंदा वाला बात बताया ना, तो अपने शादी में गाड़ी लेके थोड़ी ना जा रहे कि चंदा खुद पे करे, जिसका शादी है वही पे करेगा। अगर आप किसी को भाड़े में दिए हो कार और कोई रास्ते में चंदा मांग लिया तो आप अपने पॉकेट से दोगे, ये चंदा का बिल लेके रखो, जब बिल सबमिट करोगे तो ये चंदा का बिल भी क्या करना, साथ में सबमिट कर देना कि सर आपके शादी में गए थे कार लेके, तो रास्ते में सब चंदा वंदा भी लिया, डेट उट देख लीजिए, सब वही लिखा हुआ है। अगर चंदे में किसी ने 501 रुपया भी काटा तो वो भी क्या करेंगे, इधर इंक्लूड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो नुकसान होगा, ठीक है। बिजनेस में छोड़ने का मतलब क्या होता है, नुकसान सहना, और वो सहना ठीक नहीं होता। अब क्या है, नेट पे आते हैं हम लोग, यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे देंगे, इक्वल टू सम, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, इस पूरा अमाउंट को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो ये पार्टी क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा। अब अगर दूसरा बहन भी आपने दिया, दूसरा वैन के भी किलोमीटर आपको क्या करना है, लिखना है। जब स्टार्ट हुआ था, जहाँ से चलना चालू हुआ था, 21,540 किलोमीटर शो कर रहा था, ठीक है। और जहाँ पहुँचा वहाँ पर 22,110 किलोमीटर चला, तो कितना चला, कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में कैलकुलेशन किया हुआ है ना, इस फील्ड को तो बार बार नहीं करना, उसके लिए क्या करते हैं, ड्रैग ही कर देते हैं। कितना किलोमीटर चला, 570 किलोमीटर चल चुका है। अब आपने रेट फिक्स कर लिया था इसका कि भैया यहाँ मैं 70 किलोमीटर से कम में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी तक जाना है, ठीक है। रास्ते में खाना पीना भी करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है टायर भी खराब हो जाए। आपने ऐसा डिसाइड किया, कि कितना कहा उसको, 70 किया, यहाँ कैलकुलेट किया हुआ पहले से, ठीक है, अपने आप आ रहा है। अब ये अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो रहा है ना पूरा, अपने आप यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, अपने आप इसका CGST और SGST दोनों आ गया। इसका अगर है तो दीजिए, लिख के नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये पूरा आपको क्या करना है, इसके बाद जस्ट डेटा एंट्री करते जाना है, कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, आता चला जाएगा, आसान है कैलकुलेशन करना। अब आते हैं, ये तो मैंने वो फॉर्मेट बता दिया जिस फॉर्मेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, एंट्री होगा बिल का। अब वो फॉर्मेट क्रिएट करना अपने को, जिस फॉर्मेट को प्रिंट करके हमको क्या करना है, सामने वाले को देना है। तो फॉर्मेट में सबसे टॉप में क्या होता है, कंपनी का नाम। अब आप अगर पहले से कंपनी का नाम दे देते तो यहाँ पे कितने फील्ड होते ये आपको पता नहीं होता, और पता नहीं होता तो कंपनी का नाम क्रिएट करने के बाद आपको पता चलता कि कॉलम्स कम पड़ गया या रो कम पड़ गया, तो फिर आपको मैनेज करना क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए मैंने पहले क्या किया, वो सारे फील्ड को लिख दिया। अब कंपनी के नेम को लिखूंगा कि भाई कौन बिल दे रहा है, उसका नाम होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ उस एरिया को, जिस एरिया में आपको क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है। पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक बटन दिया है जिसे हम लोग मर्ज एंड सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा, ये पूरा का पूरा सेल क्या हो गया, एक साथ मर्ज हो गया। जैसे सेल मर्ज हो गया, आप इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ भी लिखना है तो कंपनी का नाम लिखना है ना, ठीक है। मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ, ABC ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी के नाम को आपको बड़ा करना है, सेलेक्ट करिए इस तरीके से, सिलेक्शन करके क्या करिएगा, यहाँ से टेक्स्ट के साइज को बड़ा करने का ऑप्शन है ना दिया हुआ,
इसके ऊपर क्या करना है आपको, क्लिक करना है। साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हेडिंग थोड़ा बड़ा ही होता है, ठीक है। इसको आपको मिडिल पोर्शन पे लेके जाना है, यहाँ से क्लिक कर दीजिए ऐसे, और कहाँ क्लिक करना है, मिडिल में, बीच में आ गया। टॉप में करना है तो अलाइनमेंट क्या करते हैं, टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड किसी न किसी एड्रेस पे होता होगा। अगर आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करिएगा तो अगले सेल में चले जाइएगा, लेकिन आपको लिखना किधर है, आपको लिखना उसी लाइन के ठीक नीचे। जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है उसी के नीचे क्या करना है हम लोग को, लिखना भी है, ठीक है। तो आपको उस पर्टिकुलर लाइन में चले जाना है जहां पर आपको लिखना है, और जाने के बाद अल्ट की को प्रेस करके रखना है। कौन सा की प्रेस करेंगे, अल्ट की। अल्ट की प्रेस करके इंटर की प्रेस करेंगे। कहाँ आ गए हम लोग, न्यू लाइन। तो हमेशा जब भी एक्सेल के अंदर न्यू रो क्रिएट करके आपको उसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर लिखना है तो अल्ट की प्रेस करके क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, तभी न्यू रो क्या होगा, क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होता। अब यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है हमको, कंपनी का एड्रेस लिखना है ना, तो क्या लिखते हैं, 49/1 कार्ल मार्क्स सरणी, ठीक है। इसके नीचे फिर से लिखना है, फिर से अल्ट इंटर, ऐसा ही हुआ कुछ। अब जितना बड़ा कंपनी का नाम है उतना ही बड़ा एड्रेस तो नहीं होगा ना, एड्रेस को क्या करना है, अपने को छोटा करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ठीक है, आगे चले। अब इसके ठीक नीचे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर भी लिखना है। तो क्या करेंगे, फिर से अल्ट इंटर, मोबाइल नंबर भी लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कंपनी का पूरा टाइटल। अब आप किसी ना किसी पार्टी को क्या करोगे, बिल दोगे ना, क्या, तो पार्टी का डिटेल भी होना चाहिए इधर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम बने ना। तो पांच पांच करके मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये पहले पांच को एक साथ, और क्या कर दिए यहाँ पर, मर्ज। फिर दूसरे पांच को एक साथ, मर्ज आ गया। अब जिस पार्टी को भी आप बिल दोगे उसका डिटेल आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और डिटेल में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले पार्टी नेम, जिस कंपनी को भी आप क्या कर रहे हैं, बिल दे रहे हैं, उसका नाम लिखिएगा ना, या जिसको भी आप बिल दीजिएगा उसका नाम लिखिएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर XYZ लिख दिया, जो भी नाम होगा। उसके ठीक नीचे में क्या करेंगे, पार्टी जीएसटी नंबर तो मांगेगा आपसे, तो क्या करना होगा, पार्टी का जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा, और आपका नंबर भी, पार्टी जीएसटी नंबर भी क्या करना होगा, पार्टी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले पार्टी का क्या करते हैं, जीएसटी नंबर लिख देते हैं। जो भी जीएसटी नंबर होगा पार्टी यहाँ पर जीएसटी नंबर अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, पार्टी का एड्रेस। हालांकि आज के डेट में अगर आप कोई भी कंपनी जीएसटी के नंबर से रजिस्टर है तो उसको एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं होता है। क्यों नहीं होता, आप जीएसटी के पोर्टल के ऊपर जाओगे या बिलिंग पोर्टल के ऊपर जाओगे, जैसे जीएसटी नंबर इंटर करोगे पार्टी का पूरा डिटेल आ जाएगा कि इस कंपनी के नाम से, कि कौन सा कंपनी है, उसका एड्रेस क्या है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है। इवन जीएसटी बिल अगर आप किसी को सबमिट करते हो तो कोई आपका पैसा लेके जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर जीएसटी रिलेटेड बिल ले लिया है, किसी से एक्सेप्ट कर लिया और उसका 10 दिन के अंदर पेमेंट करना तो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं किया तो गवर्नमेंट उसको फाइन कर देगा, ठीक है। तो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, जो बिजनेसमैन है उसके बिल क्या हो गए, सिक्योर हो गए, मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा, इसका चांस बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो एड्रेस दे दिया हम लोगों ने। इसके बाद क्या होगा, स्टेट, ठीक है, पिन कोड और कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा चीज हम लोग क्या किए, यहाँ पर लिख दिए। ये लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का डिटेल हो जाएगा, यहाँ पर किसका डिटेल होगा, आपका। आप क्या क्या दोगे यहाँ पर, आपका क्या क्या रहेगा, बिल नंबर रहेगा ना, और क्या दोगे यहाँ पर, बिल डेट, और क्या रहेगा आपका यहाँ पर, जीएसटी नंबर, और क्या रहेगा आपको,
पेमेंट टाइप ये किसमें हो सकता है, कैश में, डीडी में, चेक में, ऑनलाइन या यूपीआई। कोई भी मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है, जिससे भी होगा वो क्या करेगा, उसको टिक आउट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सिटी, जीएसटी कौन से सिटी से क्या हो रहा है, बन गया। अब इसमें कलर वलर करना बताना पड़ेगा क्या, ये लोग तो आप लोग बचपन से करते आए हो, है ना, कैसे सेलेक्ट करके कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आप लोग को पहले से पता है। तो ये मैंने क्या किया, बिल के फॉर्मेट को बना दिया। अब इस बिल को क्या करना है, आपको प्रिंट भी करना है। तो उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया को आपको बिल में प्रिंट करना है। पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिए ना हम लोग। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए पेज लेआउट आएगा, ये प्रिंट एरिया शो कर रहा है। यहाँ पर प्रिंट एरिया बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सेट प्रिंट एरिया आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देखिएगा जैसे सेट प्रिंट एरिया करिएगा, आपका A4 साइज का साइज यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट हो, देखिए एक लाइन आ रहा है ना यहाँ पर, ये बोला यहाँ पर A4 साइज का जो एरिया है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आपको कहाँ तक प्रिंट करना है, यहाँ तक जो सिलेक्शन एरिया है, ये आपने बता दिया कि भाई मैं यहाँ तक क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ से ऑफिस रिबन बटन के ऊपर क्लिक करके, प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करके, प्रिंट प्रीव्यू बटन के ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, आपका क्या हो गया, आ गया ना बिल पूरा। लेकिन पूरा का पूरा बिल आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या, क्योंकि A4 साइज के बाद का साइज आपको यहाँ नहीं शो करेगा। लेकिन आपको उस एरिया को भी इसी बिल में प्रिंट करना है जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करके रखा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पेज सेटअप बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिट टू पेज वन बटन के ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा बिल एक ही पेज में क्या हो गया, आ गया। अब आपको सिंपली प्रिंट कर लेना, प्रिंटर से प्रिंट होकर आपका बिल क्या होगा, निकल जाएगा। लेकिन आपको ये भी लग रहा होगा कि सर यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा, जो कॉलम्स बने हुए हैं वो नहीं आ रहा। अगर वो भी आपको लाना है तो कोई बात नहीं, आपको सिंपली होम में चले जाना है और ठीक वही चीज, बॉर्डर आपको याद है ना, कहाँ बताए थे हम, एमएस वर्ड के अंदर ऑल बॉर्डर करने के लिए। यहाँ भी आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको जाना है कहाँ, प्रिंट प्रिंट विथ प्रीव्यू कर दीजिए। ऑल बॉर्डर आ गया, समझ में आ रहा बिल किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग, आज हम लोगों ने सीख लिया